हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? तो करंट अफेयर्स की हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने 7 या 8 तारीख तक का करंट अफेयर्स, 7 या 8 अगस्त तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके थे। आज 9 और 10 तारीख वाला करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हम लोग जिन लोगों की आज पहली क्लास होगी, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है वो कवर कर रहे हैं। आपको साथ साथ मेंस की चीजें भी हम लोग बताते जा रहे हैं कि कैसे ये वाला जो क्वेश्चन है वो मेंस में पूछा जा सकता है। और प्रीलिम्स वाले फैक्ट्स तो अपन लोग कर ही रहे हैं। तो आज देख लेते हैं। सब शुरुआत करते हैं कि अभी आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी, जिसमें हमारा एक और ब्रॉन्ज मेडल आ गया है, और वो किस कैटेगरी में आया है? 57 kg वेट में। और वो कौन से स्पोर्ट्स में आया? रेसलिंग में आया। तो रेसलिंग में हम लोग धमाल कर रहे हैं। हाँ, एक सेटबैक हम लोगों को लगा था। विनेश फोगाट जी का जो सेटबैक था, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। उसके बाद पूरा देश दुख में था कि उन्होंने इतनी मेहनत की, उसके बावजूद वो मेडल नहीं ला सकी। लेकिन अभी की अगर बात करें तो एक और 21 वर्षीय हमारे एक पहलवान ने एक ब्रॉन्ज मेडल दिया है अपने देश को, और उनका नाम क्या है? अमन सहरावत। ठीक है। अमन सहरावत की जब आप कहानी सुनोगे तो आपको यह चीज रियलाइज हो जाएगी कि इस दुनिया में कितनी मुसीबतें हैं, लेकिन हम जो अपनी मुसीबत है ना उसको बड़ा मान लेते हैं, और हम मान लेते हैं कि सारे कष्ट जो हमारे ऊपर ही है। अमन सहरावत 10 साल की उम्र में इनकी मां चली गई थी, और 11वीं साल में इनके फादर चले गए थे। उसके बाद ये अनाथ थे और अपने चाचा जी के साथ रहते थे। ऐसी परिस्थितियों में भी, इतने दुख के बावजूद भी आज ये इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आप ये सोच के देखो कितना हाई लेवल ऑफ डेडिकेशन उनका रहा होगा, और उन्होंने इंडिया को इस लेवल पर रिप्रेजेंट किया और अपने ड्रीम्स को अचीव किया। और सिर्फ अभी वो 21 साल के। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों से लाइब्रेरी में आके बैठ के नहीं पढ़ा जाता। हम लोग यहाँ पे ये मुसीबतें गिनाते रहते हैं, अरे शेड्यूल नहीं बना है, आगे देख लेंगे, ये क्वेश्चन ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ये लोग मेरे को अच्छी कॉपी चेकिंग करके। अरे खुद से देखो चीजें, खुद से सीखो, खुद से लड़ो अपनी लड़ाई। तो ये एक एग्जाम्पल है, हम सीख सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अमन सहरावत जो है उनको कौन सा मेडल मिला? ब्रॉन्ज मेडल मिला। और किस कैटेगरी में मिला? 57 kg जो फ्री स्टाइल रेसलिंग है उसमें मिला। और ये कितने साल के हैं? 21 साल के हैं। अब आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अमन सहरावत किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? ओके, तो आपको पता होना चाहिए किससे थे? रेसलिंग से हैं। कौन सी कैटेगरी में? 57 kg वाली कैटेगरी में है। ठीक है। कहां पे जीता? जो पेरिस में जो ओलंपिक हुआ 2024 का ओलंपिक है, वहां पे जीता। ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का ये 5वां ब्रॉन्ज मेडल है। वैसे इंडिया के टोटल 6 मेडल हो चुके हैं। एक सिल्वर मेडल जो नीरज चोपड़ा जी ने जीता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो कुछ अलग तरीके के भी क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं मैं। इंडिया से अगर रिलेटेड कोई स्टेडियम है, कि अगर मान लो कोई मैच हुआ है और वो इंडिया में हुआ है, तो वो स्टेडियम का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये पेरिस में है, वहां के स्टेडियम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट रह जाएगा कि जो पेरिस का मेन ओलंपिक्स हो रहा था, जो किस मेन ग्राउंड पे हो रहा था, वो हो सकता है आप लोगों को पूछा जा सके। लेकिन इंडिया के जो स्टेडियम्स होंगे वो आपको पता होने चाहिए, पर्टिकुलरली कोई इवेंट अगर हो रहा हो तो। दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देखना प्रीवियस ईयर में, कि कोई पर्टिकुलर प्लेयर किससे हारा, या वो जिससे हारा वो प्लेयर किस कंट्री का था। कई बार इतना डीप में भी चला जाता है, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो अमन सहरावत है उन्होंने किन को हराया? पोर्टो रिको के जो डेरियन टॉय क्रूज थे उनको हराया था। 13-5 का स्कोर उनका रहा था। ओके, तो याद रखना है किस कंट्री के प्लेयर को हराया था? पोर्टो रिको के प्लेयर को हराया था। तो यहां पे हमारा प्रीलिम्स से रिलेटेड चीजें हमें पता चलेगी। और ये भी हम लोगों ने देख लिया कि वो 11 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मेडल जीता। तो यहां से आप चीजें सीख सकते हो। अब आगे आ जाते हैं, नीरज चोपड़ा जी के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने भारत देश को सिल्वर मेडल जिताया। ओके, इन्होंने लास्ट जब ओलंपिक हुआ था 2020 में, टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था, वहां पे कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि नीरज चोपड़ा ने 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था, और पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। ये उनका दूसरा मेडल हो गया। तो अब यहां पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि कितने ऐसे प्लेयर हैं
जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 बार मेडल जीता है, तो 4 ऐसे प्लेयर हुए हैं हमारे, जैसे सुशील कुमार, पीवी सिंधु, मनु भाकर और नीरज चोपड़ा। आपको ये भी पता होना चाहिए, और आप अपना कमेंट्स में और आप अपनी कॉपी में लिखो कि ये जो प्लेयर्स हैं वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए कि मनु भाकर कौन से स्पोर्ट्स में थी, पीवी सिंधु कौन से में, नीरज चोपड़ा कौन से में, और सुशील कुमार कौन से में। प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है। अब नीरज चोपड़ा जी कौन से स्पोर्ट्स में? जेवलिन थ्रो में है, हमें पता। उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया, कितना थ्रो किया था उन्होंने? 89.545 मीटर उन्होंने थ्रो किया था। ये नहीं पूछेगा, ज्यादा चांसेस नहीं है इसके पूछने। लेकिन मैंने अभी बताया कि हमें क्या बात याद रखनी है कि गोल्ड किसको मिला, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पाकिस्तान के जो प्लेयर थे नदीम, उनको गोल्ड मेडल मिला, जो कि पिछली बार जब 2020 टोक्यो में वो नीरज चोपड़ा से हार गए थे, ओके। लेकिन इस बार उन्होंने 92.97 मीटर थ्रो करके गोल्ड पे अपना कब्जा किया। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल पेरिस ओलंपिक में किस प्लेयर को मिला, तो पाकिस्तान के प्लेयर जो है नदीम, उनको मिला, ओके। इंडिया के जो प्लेयर थे नीरज चोपड़ा, उनको क्या मिला है? सिल्वर मिला है, ठीक है। और नीरज चोपड़ा ऐसे कौन से प्लेयर हो गए हैं जिनको 2 मेडल मिले हैं? चौथे प्लेयर हो गए हैं। इससे पहले भी 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 मेडल अलग अलग स्पोर्ट्स में जीते हुए हैं। एक और ब्रॉन्ज की बात कर लेते हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि हॉकी में भी ऐसा हुआ है कि पिछली बार भी हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस बार भी फिर से हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर वही एक सवाल फिर से दोहराया जाता है कि किसको हराया हमने? तो हमने स्पेन को हराया। और क्या स्कोर रहा हमारा? 2-1 का स्कोर रहा हमारा। किस कंट्री को हराया? स्पेन को हराया। हॉकी के मैच में जो 2 गोल इंडिया की तरफ से मारे, वो इंडिया के जो कैप्टन है हरमनप्रीत जी हैं, उन्होंने ही ये दोनों गोल किए थे। और उनकी टोटल गोल्स कितने हुए? 10 गोल उन्होंने स्कोर किए हैं इस बार ओलंपिक्स में, ओके। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे पहले 52 साल पहले भी ऐसा हुआ था एक बार कि 2 बार लगातार हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 1968 वाले ओलंपिक्स में और 1972 वाले ओलंपिक्स में। अगर मान लो स्टेटमेंट आ जाता है कि इंडिया ने पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने लगातार 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीता, नहीं, इससे पहले एक बार हो चुका है, ओके। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ओके। तो हम लोगों ने देख लिया कि हॉकी में हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसको हराया? स्पेन को हराया। किस स्कोर से हराया? 2-1 से हराया, ओके। किस प्लेयर ने दोनों गोल दागे थे? हरमनप्रीत, जो इंडिया के कैप्टन है, ओके। ये बात हमें पता चल गई। अब हरमनप्रीत भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। हो सकता है आपसे पूछ लेगा कि वो किस किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और 4 ऑप्शन दे देगा। क्या हरमनप्रीत हॉकी से बिलोंग करते हैं, जेवलिन थ्रो से या रेसलिंग से? तो आपको पता होना चाहिए वो किससे बिलोंग करते हैं, अपने हॉकी से बिलोंग करते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? याद हो गया? अभी आप आगे चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किए, तो ये मैंने आरपीएससी के जितने एग्जाम्स हुए उनसे क्वेश्चंस उठाए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्पोर्ट्स के ऊपर पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं ये क्वेश्चन पढ़ा के कि देखो कैसा क्वेश्चन बनता है, ताकि आप याद रखो। एक बार क्वेश्चन आया कि कितने स्पोर्ट्स खेले गए रियो पैरा ओलंपिक गेम्स 2016 में? तो इसका मतलब क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि पेरिस ओलंपिक, मतलब पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने टोटल गेम थे? ये अब आपको प्रिपेयर करना है, ओके, कि टोटल गेम्स कितने थे, ओके। दूसरा क्वेश्चन यहां पे एक और बन जाता है कि इंडिया से कितने लोगों ने रिप्रेजेंट किया, ओके। कितने स्पोर्ट्स थे जिनमें इंडिया के प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया? फिर कि फ्लैग बियरर कौन था, ओके। जब ओपनिंग सेरेमनी थी तब फ्लैग बियरर कौन था, और जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी तो कौन सा प्लेयर या वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि देखो ये गेम जो हुआ था ये कहां पे हुआ, कंट्री कौन सी में, तो वो पूछा जा सकता है। दूसरा एक और क्वेश्चन कि किस प्लेयर को हराया, वो प्लेयर किस कंट्री का था। तो इसका मतलब हमें इतना डीप में जाके चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि किस कंट्री के प्लेयर को हमने हराया था, ओके। अब आपने देखा होगा ये भी पूछ लिया कि पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं। तो मतलब जो फैक्ट्स वाली चीजें हैं वो आपको प्रीलिम्स में पूछने के चांसेस होते हैं। मेंस में कैसा क्वेश्चन आया? राइट द नंबर ऑफ टोटल खेलो इंडिया सेंटर्स इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान स्टेट विद स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। तो आपको ये भी इस तरीके के, जब खेलो इंडिया की कोई न्यूज आती है, या अब ये क्या है, खेलो इंडिया एक स्कीम है,
इसका मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं हमें वो याद करनी है, उससे रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव लिए गए या सेंटर्स ओपन किए गए, प्लेग्राउंड्स ओपन किए गए, तो वो हमें याद रखना है। और पर्टिकुलरली राजस्थान के बारे में अगर कोई मेंशन किया गया है तो वो आपको देखना है। क्लियर हो गया? आपको पता चल गया कि प्रीलिम्स में और मेंस में किस तरीके का स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब से स्पोर्ट्स, देखो हमारी आदत होती है कि अब कभी भी हम अखबार उठाते हैं तो पहले हम स्पोर्ट्स वाले पेज पे जाते हैं, लेकिन बस फोटो देख लेते हैं और उसको ऊपर ऊपर की जो हेडलाइन है वो देख ले। लेकिन आपको अब से अगर आप अखबार उठाओगे तो ये बात ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन क्या बनेगा। क्लियर हुआ? चलें आगे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स की हम लोगों ने बात कर ली। अभी बात कर लेते हैं, आज 10 अगस्त है और 10 अगस्त में को सेलिब्रेट किया जाता है एज ए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। ओके, अभी हम लोग इस पे बात करेंगे कि क्यों ये न्यूज हम लोग पढ़ रहे हैं और ये किस तरीके से वर्ल्ड बायोफ्यूल डे किसकी याद में बनाया जाता है। 1893 में पीनट ऑयल से इंजन को स्टार्ट किया गया था, चलाया गया था, पीनट ऑयल का यूज किया गया था, तब वहां से बायोफ्यूल का मतलब क्या बोलते हैं डिस्कवर होता है। ओके, बायोफ्यूल होता क्या है, पहली चीज आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा मेंस में आ सकता है। ओके, कि बायोफ्यूल होता क्या है, ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये किन किन सोर्सेज से बनाया जा सकता है। ओके, कौन से सरकार के ऐसे इनिशिएटिव हैं जो सरकार लेती है बायोफ्यूल को प्रमोट करने के लिए, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि बायोफ्यूल बेसिकली या जैव ईंधन होता क्या है। कि ये ऐसा बायोफ्यूल या बायोमास, ये ऐसा फ्यूल है जो प्रोड्यूस किया जाता है किससे, प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से। ठीक है, ये ऐसा बायोमास फ्यूल है जो प्रोड्यूस किया जाता है किससे, प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट है। बेसिकली अगर बात करें तो शुगर केन से, कॉर्न से, ओके, या जो एनिमल वेस्ट जैसे गोबर हो गया, काउडंग हो गया, वहां से बायोफ्यूल प्रोड्यूस किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बायोफ्यूल। क्लियर हो गया बायोफ्यूल क्या है, देख लिया। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आपके लिए काम दे देता हूं, अगर कोई डे पूछता है, ये आपका काम है, आप कमेंट में करोगे कि इसका थीम क्या है। okay? आप भी अगली बार इसको लिख के, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि आप लोग भी जाके सर्च करो। ओके, हम स्पून फीडिंग का काम नहीं कराएंगे कि सारी चीजें आपको लिख के दे दें यहां पे, ये नहीं होगा तेज सिविल्स में, आपको खुद से मेहनत करनी। हाँ, हमने आपको बता दिया कि ये थीम आपको देखनी, क्यों, क्योंकि थीम पूछी जा सकती है, थीम इंपॉर्टेंट है, ये अब आपका काम है सर्च करके आना। ओके, आगे चलें। ठीक है, अब बायोफ्यूल बेसिकली दो कॉमन बायोफ्यूल्स हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, जिसमें एक है इथेनॉल और एक है बायोडीजल। ओके, इसके फायदे क्या है। ओके, तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा एक चीज सिखाता हूं मेंस में, मैं हालांकि पिछले लेक्चर्स में भी सिखाई लेकिन और सिखा देता हूं कि मेंस में अगर बेनिफिट्स पूछे जाएं आपसे तो आपको कैसे ब्रेक करना है। ठीक है, हम लोगों ने एक बात की थी, स्टेक होल्डर की बात की हुई है ना, आप ऐसे सोचना कि बायोफ्यूल के स्टेक होल्डर सोच के देखो। अब स्टेक होल्डर कौन कौन होंगे, एक तो जो इनको बनाता है, बायोफ्यूल को जो बनाता है, ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर्स, ओके, जो प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, जो इसको यूज करते हैं, भाई एक तो बनाने वाले और एक यूज करने वाले, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पे इसका इंपैक्ट होता है, इनडायरेक्टली इंपैक्ट होता है। ओके, तो वो जो इनडायरेक्ट लोग इस चीज से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो किसी भी चीज को। ओके, स्टेक होल्डर अप्रोच लगा के आप उसको ब्रेक कर सकते हो। अब आप सोचो, अब खुद से सोचो कि कैसे इनको फायदा होगा। भाई प्रोड्यूसर को फायदा होगा ना, जब बायो ईंधन बनेगा, वो बनाएगा, तो जितना ज्यादा हम बनाएंगे, ज्यादा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, ज्यादा लोगों की जरूरत होगी तो हम ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे ना, तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। क्लियर हो गया, रोजगार मिला तो लोगों की क्या हुई, इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी, तो वो इस उस इनकम का यूज किस चीज में करते हैं, अच्छे चीजों के लिए, जैसे कि भाई कोई भी काम, एजुकेशन या फिर हेल्थ सेक्टर में वो यूज करेंगे, और वो जब इस चीज को यूज करेंगे तो हमारी देश की जीडीपी बढ़ती है। ठीक है, एक पॉइंट तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। एक और चीज, हमने बायोफ्यूल प्रोड्यूस किया, आपको ये बात पता होगी कि हम अपना बहुत सारा तेल कहां से इंपोर्ट करते हैं,
मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम बायोफ्यूल के ऊपर अगर फोकस करने लगेंगे तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा तो एक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने बजट में पढ़ा भी होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ते होगे। एग्जैक्टली सप्लाई और डिमांड पे भी इंपैक्ट आता है उस चीज का। तो प्रोड्यूसर्स को पता चल गया किस तरीके से। यूजर्स, सिंपल सी बात है कि जो जैसे कि आप लोग भी गाड़ी चलाते होगे, व्हीकल चलाते होगे, तो उसमें आज पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। ओके, हम अगर बायोफ्यूल यूज करने लगेंगे तो इसका दाम कम होगा, इसके क्या होगा, पोल्यूशन या फिर इन्वायरमेंटल जो इंपैक्ट्स हैं वो कम होंगे, तो हमारे लिए फायदे होंगे। पोल्यूशन कम होगा तो हमारे हेल्थ पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, वरना पोल्यूशन के कारण हेल्थ इंपैक्ट, हेल्थ डिजीजेस कितनी ज्यादा हो रही है, तो ये चीज आपको पता चल गई। ओके, दूसरी चीज पॉइंट में अगर देखें, एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है। एनर्जी सिक्योरिटी से क्या बात समझते हो कि जैसे हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो यहां पे जो सबका विकास वो है कि सबको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराई जाए। एनर्जी सिक्योरिटी की बात आए जो 3A आपके माइंड में आने चाहिए। पहला ए, अवेलेबिलिटी, कि सबके लिए अवेलेबल हो। दूसरी चीज अफोर्डेबिलिटी, कि अवेलेबल तो करा दी लेकिन क्या सब अफोर्ड कर पा रहे। तीसरा एक्सेसिबिलिटी, कि वो क्या उसको एक्सेस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। पता चला कि अफोर्ड भी कर रहे हैं पर लाइट आ ही नहीं रही, अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो ये तीनों चीजें इंश्योर करती हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी। और इंडिया को खुद को क्या बोलता है, यहां पे एक टर्म यूज करोगे आप, अभी मेंस में बताएंगे कि एनर्जी आत्मनिर्भर या आत्मनिर्भर भारत बनना होता ना, तो एनर्जी में भी इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है कि हम एनर्जी क्या करें, खुद से प्रोड्यूस करें, ताकि जो आप लोगों ने सुना होगा उज्ज्वला स्कीम सुनी होगी या डिफरेंट डिफरेंट स्कीम जो है कि हर घर में बिजली पहुंचानी है। ये 2022 तक का टारगेट भी रहा था कि हमें पूरे देश को इलेक्ट्रीफाइड करना है। लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा फैक्ट है, अगर चैलेंज की अगर बात करें, क्रिटिसाइज करना पड़ जाए कि हम बात करते हैं कि भारत जो है 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया, गवर्नमेंट क्लेम करती है, लेकिन इस इलेक्ट्रीफाइड की डेफिनेशन बहुत अलग है कि अगर किसी गांव में 10 घर अगर इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, वहां पे कनेक्शन हो जाता है, तो उस गांव को इलेक्ट्रीफाइड क्लियर वो डिक्लेयर कर दिया जाता। बट क्या ऐसा है? आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, ऐसे घर हैं जहां पे बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। और अगर हम जैसे जैव ईंधन या बायोफ्यूल की तरफ फोकस करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग तेल, उस पर कम हो जाएगी और हम एनर्जी को इंश्योर कर सकते हैं, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो एसडीजी 7 को अचीव कर सकते हैं। आप लोगों ने एसडीजी याद कर लिए होंगे। एसडीजी 7 में क्या है, क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस करना, और वो एनर्जी सबको अवेलेबल कराई जा सके। क्लियर हो गया? पता चल गया कि इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, हम लोगों ने देख लिया। कनेक्ट करना भी आ गया कि हाँ कैसे आप सोच सकते हो। ओके, कौन कौन सी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है या पॉलिसीज जो बनाई गई हैं? एक तो सिंपल है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। नेशनल पॉलिसी बना दी गई बायोफ्यूल पे, ताकि बायोफ्यूल को प्रोड्यूस किया जा सके और इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो सके। हम जो तेल इंपोर्ट करते हैं उस पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो सके और लोगों को एनकरेज किया जा सके। दूसरा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। G20 का समिट हुआ था इंडिया में इस बार, आप लोगों को अगर याद हो, और मेंस में एक क्वेश्चन भी आया था, ग्लोबल स्टेक आई थिंक एक क्वेश्चन है। तो ऐसे ही वहां पे हो सकता था कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या होता है, उसके ऊपर लिखो या उसके ऊपर नोट लिखो, या ये जो, या फिर प्रीलिम्स का अगर क्वेश्चन बनेगा तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? G20, आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके के समिट्स या इस तरीके के अलायंस बनाए जाएंगे वर्ल्ड लेवल पे, ताकि बायोफ्यूल को प्रमोट किया जा सके। फिर अब आप सोचो, अगर मान लो बायोफ्यूल पे सरकार ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दे, जीएसटी ज्यादा लगाना शुरू कर दे, क्या लोग यूज करेंगे? यूज करना कम कर देंगे। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसका टैक्स कम दायरे में लाना पड़ेगा, कम टैक्स लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जीएसटी को रिड्यूस करके कितने कर दिया? 5% कर दिया गया। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। 5% जीएसटी लगेगा तो लोग क्या करेंगे, उसको ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे। फिर प्रधानमंत्री जीवन योजना, ये भी सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शन, मतलब सेकंड जनरेशन जो बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल की 4 टाइप होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। ये आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल है वो किससे बनता है। ओके, सिंपल, आप बस सिर्फ इतना याद हो, वो किससे बनता है? फूड क्रॉप से बनता है। सेकंड जनरेशन जो बायोफ्यूल है वो किससे बनता है?
लिग्नोसेलुलोज बायोफ्यूल से बनता है या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट से बनता है। थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल है वो किससे बनता है? फास्ट ग्रोइंग नॉन फूड ग्रेड स्पीसीज जो होती है, नॉन फूड ग्रेड स्पीसीज। और फोर्थ जनरेशन की अगर बात करें तो वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनसे बनता है, चाहे एल्गी की बात कर लो, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पूछेगा एग्जामिनर, या पूछ सकता है, वो आपसे क्या करेगा, मैच करा लेगा कि कौन सा सही से मैच है, कौन सा नहीं है। क्लियर हो गया? अभी ये बात पता चल गई कि हाँ कितने तरीके के अपने बायोफ्यूल्स हैं। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन किससे बनता है हम लोगों ने देख लिया, एक मिनट। फर्स्ट जनरेशन देखा हम लोगों ने, फूड क्रॉप से बनता है। सेकंड जनरेशन की अगर बात करें तो लिग्नोसेलुलोज बायोमास या एग्रीकल्चर वेस्ट से बनता है। थर्ड जनरेशन की नॉन फूड ग्रेड स्पीसीज से, और फोर्थ जनरेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनसे बनता है। क्लियर हो गया? फायदे देख लिए, वो इनिशिएटिव्स देख लिए, क्या क्या स्टेप्स या पॉलिसीज बनाई गई हैं वो भी हम लोगों ने देख ली। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस आपको पता होना चाहिए, G20 समिट के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर हो गया? अभी मैं अगर आप लोगों को सवाल पूछ लूं पिछली स्लाइड का, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड कौन सा एसडीजी है, बताना एक बार, सब लोग कमेंट करें एक बार। 7 नंबर, ध्यान रखना है। एसडीजी इसी तरीके से आपको याद रखना है। एसडीजी 1 कौन सा होता है? पॉवर्टी एंड करनी है। और सेकंड कौन सा होता है? एंड हंगर। ओके, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो साथ हमें पता चल गया क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है। ओके, अब कुछ बायोफ्यूल के अगर कुछ फायदे हैं तो, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, इश्यूज भी हैं। क्या? एक तो इन्वायरमेंटल इशू। अभी आप बोलोगे कि सर इन्वायरमेंटल तो आपने बताया था कि बेनिफिट होता है, पोल्यूशन कम करता है, बट 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए आप सोचो 2800 लीटर वाटर का यूज किया जाता है। 1 लीटर अगर इथेनॉल हमें प्रोड्यूस करना है शुगर केन से या शुगर से, तो हमें 2800 लीटर पानी यूज करना पड़ेगा। अब इतना पानी जब हम ग्राउंड से निकालेंगे तो वाटर पोल्यूशन या वाटर डिप्लीशन होगा हमारा। ग्राउंड टेबल, वाटर टेबल सुना होगा आप लोगों ने, वो नीचे जाएगा, पानी की कमी होगी। ऑलरेडी जैसे राजस्थान स्टेट है या फिर जो नॉर्दर्न स्टेट है उनमें पानी की दिक्कतें आ रही हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आने वाले टाइम में क्रिएट हो सकता है अगर हम बायोफ्यूल पे फोकस करने लगे। दूसरा, आप सोचो, हम लोगों ने एक बात देखी कि जो बायोफ्यूल है वो प्रोड्यूस किया जाता है जैसे शुगर केन से या फिर कॉर्न से। अब अगर मान लो, अब ये आप थोड़ा सा रिलेट करना बाकी एग्रीकल्चर वाले टॉपिक से भी, मैं बताऊंगा कि क्या कैसे पॉइंट लिखा जाता है वहां पे। अगर सरकार सब्सिडी, जैसे सब्सिडीज के टॉपिक से भी कनेक्ट कर देता हूं मैं, यहां पे सरकार सब्सिडी देती है। अगर मान लो सरकार एक ही क्रॉप को सब्सिडी देने लगे, एक ही फसल को सब्सिडी देने लगे, तो लोग क्या करेंगे, उसी फसल को उगाना शुरू कर देंगे और बाकी फसलों को नहीं उगाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा तो हमारी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी खराब हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा सॉइल पे इंपैक्ट होगा। दूसरी चीज, क्या हमारे खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट होती है? नहीं होती। अगर मान लो एक ही क्रॉप उगाई हमने, राइस हुआ, तो सिर्फ राइस ही खा रहे हैं हम लोग। फिर दाल का भी तो अपना एक सिग्निफिकेंस है ना हमारी लाइफ में, तो दाल हमें मिलेगी नहीं। तो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ चावल उगा रहे हैं, सिर्फ शुगर केन उगा रहे हैं, तो उससे क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा इशू हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये इशू आ जाता है तो वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारा फूड सिक्योरिटी से। हमारी फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी कि लोगों को सिर्फ एक ही तरीके का अनाज मिल रहा है जो खा रहे हैं, जिससे कि हमारी न्यूट्रिशियस डाइट, जो हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, हम बचपन में भी पढ़ते थे ना कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो वो बैलेंस डाइट जब हमारी कंप्लीट नहीं होगी तो क्या होगा, फिर जब रैंक आएगी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो इंडिया की रैंक खराब आएगी, क्योंकि वहां पे अंडर न्यूट्रिशियस हमारे जो माल नरिश जो बच्चे दिखेंगे, जो रिपोर्ट आएगी, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा हमारे लिए। ओके, अब ये पॉइंट्स जो है, जो हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हो कि क्या करना चाहिए। जब हम कंक्लूजन में किसकी बात करते हैं, हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं कि हमारा जो आंसर है उसमें वे फॉरवर्ड होना चाहिए। या फिर ये बात तो आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो अगर बायोफ्यूल पे, कि इंडिया विल कंट्रीब्यूट 25% ऑफ द ग्लोबल डिमांड बाय 2040। इतना ज्यादा हम लोग बायोफ्यूल पे फोकस कर रहे हैं कि 25% जो ग्लोबल डिमांड है वो हम पूरी कर देंगे। कब तक? 2040 तक। और हम अचीव कर लेंगे 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। पेट्रोल के अंदर जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है कि हम लोग मिक्स करते हैं, ब्लेंडिंग का मतलब हो गया कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हम 2025 तक अचीव कर लेंगे।
तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है। एक और बात जो अपने आंसर में कीवर्ड्स की जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि अच्छे कीवर्ड्स हमें अपने आंसर में लिखने चाहिए। तो एनर्जी आत्मनिर्भर बनना है कब तक? 2040 तक। भारत को क्या बनना है? एनर्जी आत्मनिर्भर। क्लियर हो गया? आप एक और पॉइंट लिख सकते हो कि इंडिया एस्टेब्लिश अ गोल टू अचीव नेट जीरो एमिशन। कब तक हमें नेट जीरो एमिशन? 2070 तक। तो इस तरीके के पॉइंट जो हैं आप अपने मेंस के आंसर्स में लिख सकते हो और अपना मेंस का जो आंसर है वो अच्छा बना सकते हो। क्लियर हो गया? सारा देख लिया, प्रीलिम्स वाला भी देख लिया, मेंस वाला भी देख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन और मेंस में कैसे आपसे सीधा पूछ लेगा कि राइट ए नोट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, पूछ लिया। राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी के क्या कौन कौन से सोर्स हैं? राजस्थान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रिन्यूएबल एनर्जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में आपसे पूछ लेगा कि कौन से सोर्स रिन्यूएबल सोर्स हैं, कौन से नहीं है। सेम ऐसे ही अभी बायोफ्यूल से क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल किससे बनता है, सेकंड किससे बनता है, थर्ड किससे बनता है। याद हो गया? एसडीजीज कौन सा कंप्लीट कर रहा है, बायोफ्यूल के लिए कौन से इनिशिएटिव हमारी सरकार ने लिए। क्लियर हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन या फिर आपसे शॉर्ट नोट आपसे लिखवाया जा सकता है मेंस में। ओके, हम लास्ट में भी क्वेश्चंस देखेंगे इन्हीं के ऊपर कि किस तरीके से क्वेश्चन आज वाले करंट अफेयर से आपको कवर करना है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। ओके, अभी तक की सारी न्यूज याद होगी ना? स्पोर्ट्स वाली भी चाहे बात कर ले हम लोग, तीन न्यूज हम लोगों ने स्पोर्ट्स की कवर करी और एक न्यूज हमने बायोफ्यूल के ऊपर जिसमें पूरा मेंस का भी हम लोगों ने पढ़ा। अब बात करते हैं कि भारत में पहला स्टेट बन गया है उड़ीसा जिसने ग्रेन एटीएम लॉन्च किया। जैसे क्या होता है कि एटीएम से हम लोग जाते हैं, एटीएम यूज कार्ड यूज किया और पैसा निकाल लेते हैं। वहां पे क्या करोगे आप? एटीएम यूज करोगे और अनाज आप लोगों को मिलना शुरू हो। ओके, ओडिशा ऐसा पहला स्टेट बन गया है। अब मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा हूं इस न्यूज पे? कभी भी आप, मैं अभी देखो दिखा देता हूं आप लोगों को, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस उठा के देखना आप। प्रीलिम्स में जो भी इंडिया में कोई न्यूज है जहां पे पहला वर्ड यूज किया गया हो कि फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, फर्स्ट पर्सन, ओके, फर्स्ट इनिशिएटिव, इस तरीके के जो सवाल बनते हैं वो सवाल बहुत पूछने के चांसेस होते हैं। आप आरपीएससी की पेपर उठा के देखना, आरपीएससी वाले पेपर में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि पहली यूनिवर्सिटी किस डिस्ट्रिक्ट में बनी, पहला ये स्टेट बना जिसने डिजिटल इंडिया को लागू किया, या पर्टिकुलर स्कीम इस स्टेट ने लागू की। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों, जैसे कि कौन सा स्टेट था जो डिक्लेयर किया गया फर्स्ट डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, तो सेम ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वो कौन सा स्टेट है जिसने कौन सा ग्रेन एटीएम लॉन्च किया। तो कौन सा स्टेट हो गया? ओडिशा हो गया। क्लियर हो गया? याद कर लोगे? क्लियर है ना? और अच्छा, इसको मेंस के एग्जांपल में यूज कर सकते हो कहीं पे? बताओ, आप लोग कमेंट करो कि मेंस में कहां पे यूज कर सकते हो कि हां, आप जब गवर्नेंस की कहीं पे बात आएगी, पॉवर्टी की कहीं पे बात आएगी, भाई गरीबी की जब बात आएगी, तो इस तरीके के एटीएम्स हर जगह लगाने चाहिए ताकि सबके पास। अभी हमने देखा जैसे एनर्जी अवेलेबिलिटी देखी थी ना हमने, या एनर्जी सिक्योरिटी देखी थी, तो इसी में भी इस सेम कॉन्सेप्ट को लगा दो ना आप, फूड सिक्योरिटी। और फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जाएगी? वही 3A। फूड सिक्योरिटी में क्या क्या होना चाहिए? अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। कौन कौन से? अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो हम लोग ये इस तरीके के एटीएम, ये ग्रेन एटीएम हर स्टेट में लगा दें, या जहां पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम है वहां पे ये लोगों के लिए अवेलेबल करा दें, तो फायदा होगा नहीं होगा? तो ये फूड सिक्योरिटी हम इंश्योर कर सकते हैं। और अगर वो इंश्योर कर सकते हैं, अब मैं रिलेट कर देता हूं किससे? एसडीजी से। तो एसडीजी 1 और एसडीजी 2 दोनों कंप्लीट कर सकते हैं हमारे जो टारगेट्स हैं। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको कि एसडीजी 1 और एसडीजी 2, आप ऐसे किसी भी न्यूज को जब आप थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचते हो तब आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ यार, ये वाली जो न्यूज है यहां पे हम इसको एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? चले आगे। आपको पता भी चल गया कि किस तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछे गए हैं, तो फर्स्ट वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर से एक और ऐसी न्यूज आती है कि नागालैंड बिकम्स फर्स्ट स्टेट जिसने क्या इंप्लीमेंट किया है? डिजास्टर इंश्योरेंस।
आपने अभी लाइफ इंश्योरेंस और ये सब सुना होगा, है ना। तो यहाँ पे एक डिजास्टर इंश्योरेंस भी किस स्टेट ने इंप्लीमेंट कर दिया है, नागालैंड ने। तो भारत का पहला ऐसा स्टेट बन गया है नागालैंड जिन्होंने डिजास्टर इंश्योरेंस अपना इंप्लीमेंट कर दिया है। ये एक नए प्रोग्राम के तहत है, उस प्रोग्राम का नाम है डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन, DRTPS। ओके, डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन। इसका पूरा नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ क्या सकता है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने डिजास्टर इंश्योरेंस लॉन्च किया या इंप्लीमेंट किया। तो पहला कौन सा हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। ये एक तरीके का फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जिसमें क्या होगा कि आपदा आने के बाद क्या होता है कि जैसे आपदा आ गई, लोग प्रभावित हो गए उस चीज से, इंपैक्ट पड़ गया उन पे, जाने चली गई, जान माल दोनों का नुकसान हुआ, लेकिन जब उनके कंपेंसेशन की बात आती है कि उनको कितना कंपेंसेशन मिलेगा, तो हमारे गवर्नेंस में आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, रेड टेपिज्म, कि फंड तो रिलीज हो गया लेकिन आदमी तक फंड पहुंचा ही नहीं है। तो उनको फंड अवेलेबिलिटी पता चला, आज डिजास्टर आया था, 10 साल बाद फंड मिल रहा है, क्या फायदा फिर उस चीज का। तो इसलिए ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म डेवलप किया गया है कि आपको जल्दी से जल्दी सहायता दी जा सके, जो फाइनेंशियल जो हेल्प की जा सके। ओके, पूरे स्टेट में इसको कवर किया जाएगा, और ताकि जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, रिस्पॉन्स और एंश्योरिंग बेटर प्रोटेक्शन फॉर इट्स पीपल, कि वहां के जो लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके का डिजास्टर इंश्योरेंस दिया गया। क्लियर हो गया, नागालैंड पहला स्टेट बना। अब नागालैंड के बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, या एक और चीज में यहां पे कि अब कोई भी स्टेट जब आप पढ़ो तो उससे रिलेटेड ना कुछ चीजें आप लोगों को खुद से देखने ली है। क्या देखना है आपको कि वहां पे कौन सा फेस्टिवल फेमस है। ओके, तो नागालैंड में एक फेस्टिवल आप लोगों ने सुना होगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हर साल दिसंबर में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए नागालैंड में। दूसरा, उस स्टेट से रिलेटेड, उस स्टेट में मतलब कौन से नेशनल पार्क्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में कितने अभी नेशनल पार्क हैं, 106, जो कि 1.35% हमारे टोटल एरिया का है। ओके, तो हमें पता होना चाहिए जिस तरीके से कि भाई नागालैंड में कौन सा नेशनल पार्क है, एनटांगी नेशनल पार्क है। ओके, किस कैसे क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, देखना कि यहां पे नेशनल पार्क लिख देगा, ओके, और यहां पे क्या करेगा, स्टेट लिख देगा, और फिर आपसे क्या करा देगा, मैच करा देगा, या फिर आपको एक स्टेटमेंट दे देगा कि एनटांगी जो नेशनल पार्क है वो राजस्थान में। वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा, वो गलत हो। क्लियर, तो कोई भी फेस्टिवल वहां पे नेशनल पार्क। दूसरी चीज, आपको वहां की रिवर्स पता होनी चाहिए कि कौन सी रिवर वहां से गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर वहां से गुजरती है, और ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है धनसरी। ओके, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जैसे दीकू, धनसरी, तीजू, मिलक। ओके, पर धनसरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। मेंस में भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्णा रिवर की 8 ट्रिब्यूटरी बताओ। तो हो सकता है ना कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि धनसरी जो है वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, और वो है कहां पे, नागालैंड में। तो हमें ये पता चल गया। तो स्टेट में फेस्टिवल, नेशनल पार्क, रिवर, या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो वहां पे। ओके, वो भी आपको पता होना चाहिए। एक और चीज जो आप लोग जब नॉर्थ ईस्ट का पढ़ते होगे या एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ते होगे, तो एग्रीकल्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हमारे सिलेबस में है ना। आपने प्रीलिम्स का अगर सिलेबस अगर आपको याद हो तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है, और उन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, झूमिंग। ओके, तो नागालैंड में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, झूमिंग कल्टीवेशन। ओके, अब आपके लिए एक और टास्क देता हूं मैं यहां पे। आप एनसीईआरटी की 6ठी या 7वीं क्लास में जो एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है वो आप जाके ओपन कीजिएगा, और वहां पे आपको एक टेबल बना होगा, एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में नाम लिखे होंगे कि झूमिंग कल्टीवेशन या फिर सॉरी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किन किन नामों से जाना जाता है, किस स्टेट में किस नाम से जानते हैं, किस देश में किस नाम से जानते हैं, वो आप कमेंट करके बताओगे, या फिर आप जब नेक्स्ट क्लास में आओगे, जो ऑफलाइन में बैठे हैं, आप लिख के लेके आओगे कि हाँ किस नाम से इनको जानते हैं। क्लियर हो गया। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, याद होगी। एक और चीज आपसे ये भी पूछ लेगा, वहां के माउंटेन्स, हाँ वहां के माउंटेन्स भी आपको पता होने चाहिए।
जैसे माउंट सारामती, तो आपसे पूछ ले कि माउंट सारावती किस स्टेट में है, आपका नागालैंड में। आपको इसके बॉर्डर भी याद होना चाहिए कि किस किस स्टेट से ये बॉर्डर शेयर करता है, ये ज्योग्राफी में हमने हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते। क्लियर हो गया, नागालैंड पहला स्टेट बन गया डिजास्टर इंश्योरेंस इंप्लीमेंट करने वाला। नागालैंड से रिलेटेड हम लोगों ने कैपिटल इसका कोहिमा, हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो माउंट सारामती है वहां का। नेशनल पार्क की बात करें तो कौन सा है, एंटांगी। ओके, शिंगपेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वहां पे। वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस नाम से जाना जाता है, झूमिंग के नाम से। रिवर्स की अगर बात करें तो दीकू, धनसरी, तीजू और मिलक। और धनसरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की। क्लियर हो गया, चलें आगे, याद हो रहा है ना। चलो आगे आ जाते हैं। अभी एक और न्यूज आज फ्लोट हो रही थी कि इंडिया ने 3 अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स को नाम दिया है। अंडर वाटर स्ट्रक्चर मतलब इंडियन ओशन में 3 कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जिनको उन्होंने नाम दिया, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स। आपके मेंस में भी मैं अभी बताता हूं कैसे हैं। मेंस में एक नाम सुना होगा सी माउंट, आप ज्योग्राफी पढ़ते होगे तो सी माउंट, रिजेस, इस तरीके की टर्म्स आपने पढ़ी होगी। तो ये सवाल आप लोगों कि सी माउंट क्या होता है। देखो सी माउंट आप लोग ऐसे मानो कि ये ओशियन का सरफेस है, मतलब जो ग्राउंड लेवल है, और ये मान लो ओशियन का सरफेस। अगर ओशियन के नीचे वाले सरफेस पे, है ना, मतलब अगर ओशियन के बेड पे कोई माउंटेन थोड़ा सा उठा हुआ होता है लेकिन वो वाटर के बाहर नहीं आता, अगर वो वाटर के बाहर नहीं आता, सरफेस के बाहर नहीं आता, तो इसको क्या बोलते हैं, सी माउंट बोलते हैं। ओके, ये देखो समुद्र के अंदर ये जो पहाड़ है, छोटा सा पहाड़ है, लेकिन इसकी पीक जो हो बाहर नहीं आई। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, सी माउंट बोलते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स को इंडिया ने नाम दिया है। टोटल 7 स्ट्रक्चर्स को ऐसे नाम दिया हुआ, 4 को पहले दिया हुआ था लेकिन 3 को अभी नाम दिया है। और वो 3 क्या क्या है, एक तो अशोका सी माउंट, हालांकि डिस्कवर तो वो 2012 में हुई थी, और वो कितने किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में है, 180 स्क्वायर किलोमीटर में, एक माउंटेन रेंज है पूरी तरीके की। एक चंद्रगुप्त रिज, ओके, वो 2020 में फाउंड हुई थी, ये 675 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई। ओके, कालपट्रू रिज, ये भी 2012 में डिस्कवर की गई थी। डिस्कवर का हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये नाम पता होने चाहिए। अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त, कालपत्रु, रमन, पणिकर, सागर और वादिया ग्योट। ओके, ये हमें पता होना। ग्योट भी एक क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है। ओके, रिज भी, ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि रिज क्या होता है, ग्योट क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल प्लेन्स क्या, अबिसल प्लेन क्या होते हैं। ये ज्योग्राफी में एनसीईआरटी क्लास में आप लोगों ने ये सारी चीजें देखी होंगी, तो वो हमारे मेंस में हमसे पूछी जा सकती है। तो 3 नाम पता चल गए, कोई दिक्कत है इस चीज में। चलो आगे चलते हैं, ये सब आपका काम है, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कि कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, वोल्केनिक आइलैंड्स कौन से होते हैं, सी माउंट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, ओके, अबिसल प्लेन, रिफ्ट वैली, ट्रेंच, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं लेकिन ये बहुत मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में। ओके, क्लियर हो गया, चले आगे, ये आपको देखना है, नेक्स्ट टाइम आप लोगों से पूछेंगे। फिर इंडियन ओशन का जिक्र हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में किस तरीके से इंडियन ओशन में चीजें जो है वो रिलेट की जा सकती हैं। जैसे ना आपको ना आइलैंड्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। ओके, आपको रिजेस पता होने चाहिए। ओके, दूसरी चीज आपको ट्रेंचेस पता होने चाहिए कि कौन से ट्रेंच इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। फिर आपको स्टेट्स पता होने चाहिए। ओके, वैसे तो अब स्टेट्स नहीं पूछता बट फिर भी हमें, आपको सी पता होने चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को रीयूनियन आइलैंड, मडागास्कर, टागोस आर्चिपेलागो, मालदीव तो आपको इधर पता ही होगा, ठीक है, कोतोरा, ओके, या फिर सुमात्रा, आपको ये स्टेट पता होना चाहिए कि किस किस को कनेक्ट करते हैं। ये आपको यहाँ पे पाक स्टेट दिख रहा होगा। ओके, इधर गल्फ ऑफ एडन, बाबा मंडप, इधर रेड सी, ओके, इधर पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ अकाबा। ये आपको ज्योग्राफी में सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि आप बताओ ये जो स्टेट है वो किन किन 2 लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है, वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये आपको याद कर, चलें आगे। एक और न्यूज देख लेते हैं हम लोग, ये भी थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, दोनों से इंपॉर्टेंट है। सॉरी, क्लाउड बस्ट, आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी
कि आजकल हिमाचल में या फिर माउंटेनी एरियाज में क्लाउड बस्ट की बहुत न्यूज आती है, और क्लाउड बस्ट होने के कारण कुछ लोगों की जान भी चली जाती है, उसके कारण लैंडस्लाइड हो जाता है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो माउंटेन एरियाज है वहां पे इंस्टेबिलिटी आ जाती है। ओके, जैसे लैंडस्लाइड हो गया। ओके, तो क्लाउड बस्ट बेसिकली होता क्या है, पहली चीज तो ये अभी जो हिमाचल वाला जो एरिया है वहां पे क्लाउड बस्ट होने के चांसेस है, जिसके कारण ब्यास रिवर में वाटर अवेलेबिलिटी या वाटर का जो लेवल है वो बढ़ गया, और वहां के आसपास के क्षेत्र में क्या है, बाढ़ आने के चांसेस बढ़ गए। ओके, तो इसलिए ब्यास रिवर भी क्या हो जाती है, हमारी न्यूज में इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कोई भी जब आप रिवर पढ़ोगे तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आप लोग अगर देखोगे, मैं अभी यहां पे दिखा देता हूं, रिवर पढ़ते टाइम आपको कुछ चीजें जो ध्यान रखती हैं, कोई भी रिवर कोई भी जब न्यूज में होगी तो आप क्या चीज ध्यान रखोगे कि आपको रिवर का एक तो ओरिजिन पता होना चाहिए कि वो ओरिजिनेट कहां से हुई। ओके, दूसरी चीज कि उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, इस बार क्वेश्चन पूछा था शायद, यहां पे नहीं, मैंने मेंस वाले में इसमें दिखा भी रखा होगा आपको, इसमें नहीं है सॉरी। इस बार कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछी थी, साबरमती की ट्रिब्यूटरी पूछी थी। ठीक है, आपको इंपोर्टेंट डैम्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से डैम्स या फिर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस रिवर के ऊपर है। ओके, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी इंपोर्टेंट सिटी इस रिवर से बिलोंग करती है। ओके, नेक्स्ट कि ये किस ओशियन या फिर किस सी में जाके गिरती हैं, जैसे ये क्वेश्चन था कि कौन सी रिवर अरेबियन सी में जाके गिरती है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन सी रिवर जो है वो डिसअपियर होगी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहां पे रिवर दे दी, आपको ट्रिब्यूटरी दे दी, मैच करा लेगा आपसे। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी, किन तीन रिवर से मिलके त्रिवेणी संगम बना, कौन सी सिटी है, ओके, वो कहां पे ड्रेन होती है, मतलब रिवर जो ड्रेन होती है, ये आपको पता। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जब भी आप कोई रिवर पढ़ो तो इन चीजों का जरूर आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ब्यास रिवर हम लोगों ने देख लिया कि ब्यास रिवर जो कहां से ओरिजिनेट होती है, वो आपका रोहतांग पास आप लोगों ने सुना होगा हिमाचल प्रदेश में। ओके, रोहतांग पास वैसे भी बहुत लोग घूमने जाते हैं। ओके, घूमने तो जाते हैं लेकिन पोल्यूशन ज्यादा कर देते हैं वहां पे, खा पी के वो थैलियां जो है वहीं फेंक देते हैं। इतना बेसिक सेंस भी हम लोगों में एज ए सिटीजन नहीं है, तो हमें ये सीखने की जरूरत है। हम तैयारी कर रहे होते हैं बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स की, लेकिन ये बेसिक सेंस हम लोगों में नहीं है। एक बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम पे कि हम कुछ भी खाया और रोड पे, यहाँ पे भी आप कहीं भी जाके देखना रोड पे कितने रैपर्स और स्टूडेंट जो ये तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स ये काम करते हैं, तो जो कि सही चीज नहीं है। ओके, फिर ये पंजाब में एंटर करती है, साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, और ये चीज तो हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, हाँ, ड्रेनेज बेसिन की अगर बात करें तो 20,300 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का इसका ड्रेनेज बेसिन है। लंबाई की अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 470 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओके, हाँ, लेंथ बताना भूल गया तुम, लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप, अगर आप कोई भी न्यूज रिवर कवर कर रहे होगे। ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैलीज जो हम वो बनाती है, कुल्लू वैली आप लोगों ने सुना होगा, कांगड़ा वैली आप लोगों ने सुना होगा ऑलरेडी। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब पंजाब की जो 5 रिवर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, सीधा आपसे मेंस में, जैसे ये क्वेश्चन, साबरमती रिवर फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, उसकी ट्रिब्यूटरी के नाम बताओ। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी आपसे पूछी, आपसे ड्रेनेज सिस्टम पूछ लिया पूरा राजस्थान का, हो सकता है ऐसे पूछ ले कि इंडस रिवर का ड्रेनेज सिस्टम एक्सप्लेन करो, हमारे आरबीएससी में दे भी रखा है। तो इंपॉर्टेंट जो मेजर रिवर्स हैं वो आपको प्रिपेयर करनी है खुद से, जैसे गंगा आपको प्रिपेयर करनी है, यमुना। ओके, मैं आपको बता देता हूं जोन से रिवर आपको, गोदावरी। ओके, फिर आपका कृष्णा तो पूछ ही चुका है, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा। ओके, और कौन सा रिवर रह गया, तो मेजर रिवर्स में ये सारी चीज, महानदी, कौन सा, नर्मदा, बिल्कुल पूछा जा सकता है ये भी। तो ये जो रिवर्स हैं, हालांकि छोटी रिवर्स जो हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है, बट ये जो मेजर रिवर्स हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज और जो हमने अभी पॉइंट्स बताए कि ये कहां से ओरिजिनेट होती हैं, ओके, कहां पे गिरती हैं, किस स्टेट में। दूसरी चीज कि आपका
कौन कौन से डैम्स हैं या प्रोजेक्शन जो इन पे बनाए गए हैं, कौन सी स्टेट से फ्लो करती हैं, इनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए कि किसकी लेंथ ज्यादा है और किसकी लेंथ कम है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता। क्लियर हो गया? और मेंस में भी, मेंस में सीधा डिस्क्राइब करा लेगा आपसे कि आपको डिस्क्राइब करो इस पर्टिकुलर रिवर की फीचर्स को। क्लियर हो गया? ये हम लोगों ने प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी देख लिए थे। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। मंथन प्रोग्राम के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हो, ओके। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं कि आज हमारे मंथन प्रोग्राम का 6th डे है। लाइब्रेरी में बच्चों को लगातार 6 दिन हो चुके हैं टेस्ट लिखते, मतलब 5 दिन हो चुके हैं, 6वां दिन है आज। उनका डेली टेस्ट होता है। 30 MCQ उन लोगों को दिए जाते हैं, उनकी सीट पे पेपर जाता है जो वो लोग बैठ के सोल्व करते हैं, और फिर उसका डिटेल्ड PDF जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें उन लोगों के साथ शेयर किया जाता है। और इस तरीके से जाके हम लोग उन लोगों के साथ डिस्कस करते हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर अब भी आप लोगों को लगता है कि आप अपना शेड्यूल नहीं बना पा रहे हो, आप प्रिपरेशन में आप कहीं पे लैग कर रहे हो, तो ज्वाइन आवर मंथन प्रोग्राम। आपके सारे जो डाउट्स होंगे इसमें, पूरी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, सारी चीजें हम लोगों ने कवर की। और सबसे बड़ी बात, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ये जो मटेरियल हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो सारा हम लोग जो ऑथेंटिक किताबें, चाहे वो RBSC, NCERT और जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उन सबसे कवर करते हैं। तो आइए हम लोगों के साथ जुड़िए मंथन प्रोग्राम में। ये मेंस प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए आज जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स कवर किया उसके 2 क्वेश्चन है, आप लिख के सेंड करना, और आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी आओ तो दिखाओगे। यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको नीरज चोपड़ा के ऊपर, और बायोफ्यूल होता क्या है और उसकी एडवांटेजेस क्या है, ये आप 5 नंबर में लिख के लेके आओगे, और ये भी आप 5 नंबर में लिख के लेके। हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि हमारी हिस्ट्री के सिलेबस में भी है अशोक और चंद्रगुप्ता, तो उनकी फीचर्स, उनके टाइम पे उन्होंने सोशो इकोनॉमिक क्या क्या स्टेप्स लिए थे, ओके, या फिर उन्होंने आर्किटेक्चर में या फिर आर्ट एंड कल्चर में क्या स्टेप्स लिए, उस तरीके के क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री में जब हमारे तेज सर जब क्लास लेंगे तो वो सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।